देखिए, आज के क्लास में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को पढ़ने का कार्य करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर खनिज क्या है और इनका जो वर्गीकरण है वो आपको किस प्रकार से किया गया है। देखिए, खनिज जिसको कि हम अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं, ये आपको क्या होता है तो खनन के द्वारा जो भी आपको प्राप्त होता है उसको खनिज कहते हैं। यानी जमीन को खोद करके जो उपयोगी पदार्थों को हासिल किया जाता है, उन उपयोगी पदार्थों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। एक शब्द आपको अयस्क भी आता है। खनिज के साथ एक शब्द क्या आता है? अयस्क आता है। अयस्क किसको कहते हैं? तो ऐसे खनिज जिनमें धातु की अच्छी खासी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है और जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है कम खर्च पर, उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। खनिज किसको कहे? तो खनन से जो भी प्राप्त हुआ वो खनिज हुआ। और ऐसे खनिज जिसमें धातुओं की अच्छी खासी प्रतिशत मात्रा हो और उनसे धातुओं को आसानी से कम खर्च पर प्राप्त किया जा सके, तो ऐसे खनिजों को अयस्क कहा जाता है। जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है, आदि। देखिए, खनिज जो है वह आपको दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। खनिज जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। वैसा खनिज जिसमें धातुओं की अच्छी खासी प्रतिशत मात्रा हो उसको हम धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को ही अयस्क भी कहा जाता है। ये जो धात्विक खनिज हैं ये आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक होता है लोह खनिज और एक होता है अलोह खनिज। चूंकि धात्विक खनिजों में ज्यादातर मात्रा में संसार में आपको लोहा और मैग्नीज जैसी धातुएं उपलब्ध है, तो लोहा, मैग्नीज इन सब धातुओं को, ठीक है, इन सब आपको धातुओं को, लोहा, मैग्नीज आदि को हम लोह खनिज कहते हैं। जबकि आपको तांबा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है न, ये आपको किनका उदाहरण हो जाएगा? अलोह खनिज का उदाहरण होगा। और ये सभी आपको धात्विक खनिज का उदाहरण होगा। जबकि अधात्विक खनिज में आपको अभ्रक का नाम आएगा या कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब का जो है आपको नाम आएगा। ये सब किस प्रकार के खनिज हैं? तो अधात्विक खनिज हैं। हीरा भी जो है वह अधात्विक खनिज के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब आपको हो गया अधात्विक खनिज और ये सब हो गया धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी दो प्रकार, लोह खनिज और अलोह खनिज न, लोहा और मैग्नीज
लौह खनिज के अंतर्गत आता है, जबकि तांबा, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल ये सब आपको लौह खनिज है। जबकि आपको तांबा, एल्युमिनियम, सोना ये सब कैसा खनिज है? चांदी, ये सब अलोह खनिज है। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी ये सब अलोह खनिज है। तो ये दोनों तो धात्विक खनिज का ही क्या है? आपको दो वर्ग है, और वे सब अधात्विक खनिज के एग्जाम्पल हो गए। देखिए, आप लोगों को इस चैप्टर में खनिज के अलावे जो है वह ऊर्जा संसाधन के बारे में भी क्या करना है? पढ़ना है। देखिए, ऊर्जा संसाधन जो है वह दो प्रकार का होता है। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन होता है, एवं दूसरा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होता है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आपको कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का नाम आता है। इन सब खनिजों का उपयोग और धात्विक खनिजों का उपयोग हम ऊर्जा के साधन के रूप में करते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब परंपरागत ऊर्जा के साधन है। जबकि एलपीजी गैस या सोलर प्लेट से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, या आपको पवन ऊर्जा है, या आपको नाभिकीय ऊर्जा है, या आपको और जो भी प्रकार है भूतापीय ऊर्जा है, ये सब आपको ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा के इन स्रोतों के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको खनिज के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। खनिज अयस्क में जो अंतर है वो चीज तो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए। चलिए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो ये चैप्टर है एनसीईआरटी का, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनके बारे में देखिए। आपको खनिज के बारे में जो इसमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। खनिजों के बिना हमारी जीवन प्रक्रिया भी नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे। देखिए, हमारे शरीर के लिए कौन कौन सा खनिज जरूरी है? तो जैसे सोडियम जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है न, लोहा जो है हमारे शरीर के लिए जरूरी है, तांबा भी कुछ मात्रा में हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज है न। आप लोग जानते हैं कि पोषक तत्व का एक जो है खनिज लवण भी होता है। आपको पोषक वर्ग का एक प्रकार आपको खनिज और लवण भी होता है। तो खनिजों का जो हमको चाहिए, मतलब जितना आवश्यकता है, वह कुल पोषक तत्व का केवल यदि हमको 0.3% ही हमारे शरीर में खनिजों की मौजूदगी होती है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना आपका जो इधर 99.7% पोषक तत्व है वो आपको काम नहीं करेगा। तो इस तत्व को याद रखना है। यानी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि हमारे शरीर को जितने मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है उसमें विभिन्न प्रकार के खनिजों का कुल प्रतिशत कितना होता है? तो आपका उत्तर होगा 0.3%। यदि पूछा जाए कि किस किस प्रकार के खनिजों को शरीर की जरूरत है, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा जैसे खनिजों की हमारे शरीर को जरूरत होती है ना।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसी बात पर फोकस करेंगे जहां से एग्जाम में क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। यानी एक क्वेश्चन यहां से भी बन गया कि अभी तक लगभग कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की जा सकी है। तो अभी तक लगभग जो है 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान जो है की जा सकी है। ठीक है, आज लोग देखते हैं तो निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है। यहां पर खनिजों का वर्गीकरण भी आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, देख लीजिए। खनिज का दो मुख्य वर्ग हो गया, धात्विक अधात्विक, लेकिन ये तीसरा वर्ग भी यहां पर रख दिया गया है, ऊर्जा खनिज। हालांकि ऊर्जा खनिज जो है अधात्विक खनिज में ही शामिल हो जाएगा। धात्विक खनिज में एक लोह धातु होता है, जैसा मैंने बताया कि लोहा, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट आपको लोह खनिज है। तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट ये सब अलोह खनिज है। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये बहुमूल्य खनिज है। तो ये सारा आपको सोना, जस्ता, बॉक्साइट, नहीं, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब जो है अलोह खनिज है। इसी को एक और भाग आगे कर दिया बहुमूल्य खनिज, लेकिन ये सब अलोह खनिज है। अलोह खनिज में लोहा, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट आएगा। और धात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हीरा ये आपको अधात्विक खनिज में आ जाएगा। चलिए हम लोग निर्माण होता है वह कहां कहां होता है। देखिए, खनिज जो पाए जाते हैं वह चट्टानों के दरारों में पाए जाते हैं या चट्टानों के परतों के बीच में पाए जाते हैं। यदि खनिज आपको चट्टानों के दरार में कब पाया जाता है, तो जो आपको आग्नेय या कायांतरित चट्टानें होती है उनके दरार, उनका जो जोर है, भ्रंश है, उसमें तरल या गैसीय रूप में बहुत पहले आपको खनिज आ गया। जैसे मिट्टी है ना, उसमें दरार हो गया कहीं कहीं मान लीजिए, और तरल और गैसीय रूप में वहां पर खनिज आ गया। बाद में वह ठंडा हुआ तो वहां पर आपको खनिज देखने को मिलते हैं। जस्ता, तांबा, न सीसा ये आपको इसी तरह के दरारों में उपस्थित क्या है, खनिज है। जबकि बहुत सारे खनिज अपसादी चट्टानों के परतों के बीच जो है पाए जाते हैं, जैसे कि जिप्सम, नमक, सोडियम ये सब अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। कुछ खनिज का निर्माण जो है चट्टानों के अपर्दन के कारण होता है, जैसे बॉक्साइट। इसी तरह आपको महासागरीय जो जल है उनमें भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तन के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये जलोढ़ यानी जल के द्वारा ढोकर लाई गई निक्षेप को प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो पानी के द्वारा घर्षित नहीं होते। सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम इन प्लेसर निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कौन कौन सा फैक्ट जो है याद रखना है। पहला यह कि सीसा, जस्ता आदि जो खनिज हैं वह आपको
कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर उनका निर्माण किस तरह से हुआ है, तो आग्नेय या अवसादी चट्टानों का जो दरार या जोर या भ्रंश है, उसमें ये जो खनिज है सीसा और जस्ता जैसे, वह आपको तरल या गैसीय रूप में क्या हुए, प्रवेश कर गए और कालांतर में वही आपको ठोस रूप में देखने को मिलता है। इसी तरह नमक, कोयला, ये सब जो है अवसादी चट्टानों के परतों के बीच जो है दब गए आज से बहुत पहले, और उष्मा और ताप के कारण इन खनिजों का अवसादी चट्टानों में निर्माण हुआ। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में जल के द्वारा जो निक्षेप लाया गया, न निक्षेप, न कचरा सब, वही निक्षेप जिसको कि क्या कहा जाता है, प्रेशर निक्षेप, उस प्रेशर निक्षेप में आपको ऐसे खनिज देखने को मिलता है जो पानी के द्वारा घर्षित नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब। इनके अलावे जो महासागरीय जल है, जो महासागरीय जल है, वहां भी आपको प्रचुर मात्रा में खनिज जो है देख उपस्थित हैं। हालांकि इन खनिजों का दोहन जो है अभी तक पूरा पूरी नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसलिए यह काफी खर्चीला होता है। तथापि नमक जैसा जो खनिज है, मैग्नीशियम, ये सब वो महासागरीय जल से भी आपको प्राप्त किया जाता है। तो ये सब खनिजों के की जो उपस्थिति चट्टान या महासागर में है, तो इनके बारे में या ये कैसे किस रूप में है, ये आपको हमने बतलाने का कार्य किया है। यहाँ एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अभी आ गया, वो क्वेश्चन आप लोगों को भी बता देते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि नदियां जो है वह मीठे जल का स्रोत है, और सभी नदियां ही जाकर समुद्र में आपको मिलती है, तो फिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है ना? तो देखिए, इनका जो कारण है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं बता देता हूं। इनका जो कारण है वो ये है कि नदियों का जो जल आपको बह करके समुद्र तक पहुंचता है, तो नदियों के जल के साथ ही लवण, न सांट भी आपको बह करके जाते हैं। अब ये सांट कहां से आता है, लवण कहां से आता है नदी के जल में? तो जब वहां बर्फ पिघला, वहां से नदी की धारा बनी, तो उसमें आपको ढेर सारा जो है वह कचरा, मिट्टी, इस सब को अपने साथ वह बहा कर ले जाती है, और इसी में आपको साल्ट की उपस्थिति होती है। और ये साल्ट जो है नदी में चूंकि मात्रा इसकी कम रहती है, तो इनका हमको अनुभव नहीं होता, वो हमें मीठा लगता है। लेकिन यही पानी जब समुद्र में पहुंचती है, तो वहां पर तो वह पानी क्या हो जाता है, समुद्र का पानी स्थिर हो जाता है, और समुद्र के जल के ऊपरी सतह का वाष्पन भी होता रहता है, जिससे कि पानी स्थिर है, तो नीचे जो जल है उनमें लवण की सांद्रता जो है वह काफी बढ़ जाती है, और इसके कारण समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है। तो यदि इनके अलावे समुद्र के जल के लवणीय होने का जो कारण है वह चट्टानों का अपर्दन, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब भी है। लेकिन समुद्री जल के खारा होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है आपको नदियों द्वारा जो जल समुद्र में पहुंचता है न, वही आपको लवण को ढोकर के ले जाती है, और वही उसके खारा होने का सबसे बड़ा कारण है। इनके अलावे चट्टानों का अपर्दन, ज्वालामुखीय विस्फोट, ये सब भी आपको कारण है समुद्री जल के खारा होने का। आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? बताइए।
चलिए हम लोग अब जो है एक चीज यहां पर देख लेते हैं, रैट होल, रैट RAT, रैट होल खनन, रैट होल खनन। ठीक है, ये रैट होल खनन क्या है? ठीक है, रैट माने होता है चूहा, होल माने होता है बील या छेद। तो ये रैट होल खनन क्या है? देखिए हमारे देश में इधर मुख्य भूमि जो देश का है, यहाँ जो भी खनिज पाए जाते हैं इनका स्वामित्व जो है, मालिकाना हक, वह सरकार के हाथों में है। चाहे झारखंड, कर्नाटक या इधर उड़ीसा, इन सब के पठारों पर जो खनिज हैं तो इनके खनन का जो जिम्मेदारी है वो सरकार पर होता है और सरकार वैज्ञानिक तरीके से उनका सुरक्षित तरीके से क्या करती है, खनन करवाती है। लेकिन भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है ना, तो उनके लिए भारतीय संविधान में कुछ स्पेशल आपको प्रावधान है। उत्तर पूर्व के राज्यों में आपको जमीन पर चाहे वन है चाहे उसके अंदर खनिज है, उन पर अधिकार जो है समुदाय या व्यक्ति का होता है। तो वहां के लोग आपको खनिजों का उत्खनन अब व्यक्तिगत रूप से उसको करना है तो वह बड़ा बड़ा मशीन तो लाएगा नहीं, तो वह जो है परंपरागत तरीकों से न भूमि को खोदते हुए उसमें छेद करते हुए न खनिजों को खोदने का क्या करते हैं, काम करते हैं। किस तरह? जिस तरह चूहा जो है बील का निर्माण करता है, ठीक उसी तरह इसी को रैट होल खनन कहा जाता है। देखिए किताब में जो बात दी गई है उसको हम पढ़ देते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं? राष्ट्रीयकृत मतलब उनका मालिकाना हक सरकार पर है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्र में खनिजों का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट का विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोबाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य एक लंबी संकीर्ण, यानी संकीर्ण माने छोटा आकार के सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसको रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से खनिजों की खुदाई जो है वो जो खोदने वाले लोग हैं उनके लिए खतरनाक हुआ करती है। तो रैट होल खनन क्या है ये चीज भी आप सभी समझ गए होंगे। देखिए खनिजों का जो खनन होता है उसके कई तरह के प्रकार हैं। जैसे एक होता है विवृत खनन। कौन सा खनन? विवृत खनन। विवृत खनन क्या है? ऐसा खनिज जो जमीन में कम गहराई पर न, जमीन के ऊपरी हिस्से में न, वो आपको क्या है उपस्थित है, बस दो चार कुदाली से कोड़ते हुए उसका खनन करना है, तो उसको कहते हैं विवृत खनन। एक होता है कूप खनन। कूप खनन क्या होता है? जब खनिज बहुत गहराई में हो तो फिर गड्ढा खोद करके कुआं बना करके खनिजों को बाहर निकालना पड़ता है, तो इसको कौन सा खनन कहते हैं? कूप खनन कहते हैं। तो ये सब खनिज के खुदाई का तरीका है। रैट होल खनन
परंपरागत तकनीक है। उत्तर पूर्व राज्य मेघालय में यह आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर खनिज जो है वह व्यक्तिगत मालिकाना हक में लोगों के पास होता है। चलिए अब हम लोग आगे और प्रमुख बातों को देखते हैं। देखिए, लौह अयस्क जो है वह एक आधारभूत खनिज है। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रकार के मशीनी कल पुर्जे हैं ज्यादातर लोहे से निर्मित होते हैं। इसीलिए लोहा को आपको, या लोहा के जो अयस्क हैं उनको आधारभूत खनिज कहा जाता है। लोहा का आपको बहुत सारा अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ना, हेमेटाइट हो गया Fe2O3, मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, सीडेराइट हो गया FeCO3। ठीक है, ये सब आपको लोहा का क्या है, अयस्क है। तो हेमेटाइट्स और मैग्नेटाइट ये दोनों लोहा का अच्छा अयस्क है। हालांकि साइंस के बुक में हम पढ़ते हैं कि हेमेटाइट जो है वह मैग्नेटाइट से अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ अयस्क है। लेकिन ये ज्योग्राफी की जो किताब है NCERT वाली ऑथेंटिक किताब इसको माना जाता है। ये कहता है कि मैग्नेटाइट ही सबसे उत्तम प्रकार का अयस्क है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिनमें 70% हिस्सा लोहा होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं मैग्नेटाइट में, जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिनका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। इनमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट से थोड़ी सी कम होती है। लोहांश इसमें 50 से 60% तक पाया जाता है। अब देखिए, लोहा का यहां पर जो दो अयस्क है ना, एक हेमेटाइट है और दूसरा मैग्नेटाइट, और भी अयस्क है लेकिन ये दो प्रमुख अयस्क है। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। तो इनमें कह रहा है कि हेमेटाइट में आपको 60 से लेकर 50 से लेकर 60% तक लोहा होता है, जबकि मैग्नेटाइट में 70% तक लोहा होता है। मैग्नेटाइट में चुंबकीय गुण भी पाया जाता है, अतः इलेक्ट्रिक उद्योग में, विद्युत उद्योग में मैग्नेटाइट का अच्छा उपयोग होता है। लेकिन औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, हेमेटाइट का। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। यानी आपको यदि पूछा जाए कि लोहांश की उपस्थिति के आधार पर सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा मैग्नेटाइट। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा हेमेटाइट। देखिए, लोहा की यदि हम बात करते हैं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, बस इन 4 राज्यों को मिलाकर 97% लोहा का उत्पादन होता है। उड़ीसा, झारखंड ना, छोटा नागपुर, पठार, उड़ीसा, ये दोनों जो पठारी इलाका है। उसके बाद कर्नाटक ना, और पठार कहां पर है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, ये 4 राज्य मिलकर के 97% लोहा अयस्क का क्या उत्पादन करता है। शेष राज्य करके
3% लौह अयस्क का ही उत्पादन करता है। देखिए, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर एक बेलाडीला की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? बेलाडीला की पहाड़ी। क्योंकि इस पहाड़ी का जो आकार है वह बैल के डील या हम्प के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम बेलाडीला पड़ा है। और बेलाडीला ना जो है वह पश्चिमी घाट की क्या है? पहाड़ी है। और यहां पर लौह अयस्क बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। कद्रे मुख का खान है ना, कद्रे मुख निक्षेप, जो कि कहां पर? कर्नाटक में पाया जाता है। कद्रे मुख कहां पर है? कर्नाटक में। और यहाँ का जो लोहा का अयस्क का निक्षेप है उसको संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क करदम के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट पतन पर भेजा जाता है। इनके अलावे आपको महाराष्ट्र और गोवा की जो पेटी है वहां पर भी आपको लौह अयस्क का उत्पादन होता है, जिससे मरमा गोवा बंदरगाह के जरिए विदेशों को निर्यात किया जाता है। ये बातें हो गई किसके बारे में? लौह अयस्क के बारे में। लोहा अयस्क का वो प्रमुख पेटी है। आप देख रहे हैं यहां पर लोहा अयस्क का न जो ये तो मैग्नीज का है। आपको लोहा अयस्क का 4 प्रमुख पेटी है। एक है आपको उड़ीसा झारखंड में, ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज, क्योंझर न का जो बादाम पहाड़ है, झारखंड का सीभूम जिला, इन सब में हेमेटाइट खोद करके निकाला जाता है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर की पेटी में आपको लोहा मिलता है। बल्लारी, चित्र दुर्ग, ये कर्नाटक का लौह अयस्क का पेटी है। और एक महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये आपको लौह अयस्क के पेटियां है भारत में। इसके बाद मैग्नीज के बारे में यहां पर बातें जो है दी गई है। मैग्नीज जो है यह भी एक महत्वपूर्ण लौह खनिज है। और मैग्नीज का उपयोग जो है सामान्यतः इस्पात बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की जरूरत होती है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज की जरूरत होती है। एग्जाम में ये बात पूछता है, याद रखिएगा। भारत में मैग्नीज का जो उत्पादन है आप देख रहे हैं यहां पर पाई चार्ट को, और इसमें आप देख रहे हैं कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है 33%, महाराष्ट्र में 27% मैग्नीज का उत्पादन, उड़ीसा में 16%, कर्नाटक में 12%, आंध्र प्रदेश में 10% और अन्य राज्यों में 2% मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन जो है राज्य में होता है 33%। अब यहां पर आपको भारत में लौह खनिज जो है, लोहा, मैग्नीज, इनके अलावे बॉक्साइट अभ्रक की उपस्थिति को मानचित्र के सहारे बताया गया है। देखिए, मानचित्र में ये जो सफेद वाला कलर जहां जहां पर है वो आपको लौह अयस्क क्षेत्र को दर्शाता है। लाल वाला जो कलर है वह लोहा अयस्क के खान को दर्शाता है। ये जो ब्लैक वाला है आयत के जैसा बना हुआ,
ये आपको लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह का नाम है। ये जो स्टार देख रहे हैं प्लस, ये आपको मैग्नीज का क्षेत्र है। ये जो है आपको इस तरह से ना आधा चांद बना हुआ, ये बॉक्साइट है। और ये जो स्टार है एकदम गाढ़ा वाला, वह क्या है, अभ्रक है। अब इस मानचित्र को हम लोग समझते हैं ना। आपको यह पता करना है कि भारत में आपको लोहा का क्षेत्र कहां कहां पर है। एक यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये आपको झारखंड उड़ीसा का क्षेत्र है। झारखंड का सिंहभूम जिला इधर ऊपर में, ये आपको झारखंड है ना, झारखंड का आपको सिंहभूम जिला, उड़ीसा का क्योंझर जिला और मयूरभंज जिला, ये आपको लोहा का खान है। यहाँ पर 3 गो न, कहां पर, ये उड़ीसा झारखंड में। दूसरा जो क्षेत्र है वो आपको महाराष्ट्र, मध्य, छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत इसमें महाराष्ट्र में भी चले गया है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में न। इसमें आप लोग देख रहे, ये दूसरा क्षेत्र है लोह अयस्क का। यहाँ पर बेलाडीला का खान है न। बेलाडीला आपको आ गया कर्नाटक में, कहां पर आ गया, कर्नाटक में न। उसके बाद ये मैकालहीन जो है, दुर्ग, चंद्रपुर, ये सब आपको लोहा का खान हो गया। तीसरा क्षेत्र ये हो गया यहाँ पर सबसे नीचे, ठीक है। तीसरा क्षेत्र यहाँ पर सबसे नीचे हो गया, कहां पर, ये कर्नाटक वाला ना हो गया, इधर आपको तमिलनाडु भी है न। तो यहां पर आपको लोहा का खान है। और चौथा क्षेत्र यहां पर हो गया गोवा का रत्नगिरी, मरमा गोवा न। यहां पर आपको क्या है, लोहा का खान है। तो ये 4 क्षेत्र हो गया भारत में लोहा का। यहां से जो भी लोहा विदेश को निर्यात करना होता है, कहां से, उड़ीसा और झारखंड वाले लोहा को, तो उसको पारादीप बंदरगाह से भेजा जाता है। ई वाला जो लोहा है आपको छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत कर्नाटक, ये सब, ये जो लोहा है इसको भेजा जाता है विदेश। यदि निर्यात किया जाता है तो विशाखापत्तनम बंदरगाह से। यहाँ जो ये नीचे वाला है, इनको जो है बंगलोर का जो बंदरगाह है वहां से भेजा जाता है। और ये वाला जो लोहा है गोवा वाला, रत्नगिरी वाला, उसको मरमा गोवा बंदरगाह से क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो ये आपको लोहा के प्रमुख केंद्र हो गए। इसी मानचित्र में ये 3 चीज हो गया, लोह अयस्क क्षेत्र, लोह अयस्क खान और लोह अयस्क निर्यातक पतन, ठीक है। इसके बाद देखिए मैग्नीज भारत में कहां कहां मिलता है। तो यहां पर स्पष्ट क्या हुआ है कि स्टार बना करके प्लस जहां पर बीच में है ना, स्टार बना करके बीच में प्लस है, तो वह मैग्नीज को दर्शा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीज आपको यहाँ पर उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा, सुंदरगढ़ में देखने को मिल जाएगा न। मैग्नीज और कहाँ है, जहां जहां है यहाँ पर मैग्नीज है न। उनके बाद यहाँ पर मैग्नीज है, यानी जहां लोहा है वहां आपको मैग्नीज भी देखने को मिलता है। बॉक्साइट कहां कहां पर है, इसको भी हम लोग देखते हैं। बॉक्साइट में चांद का चिन्ह बना होगा, यहां बॉक्साइट है, यहां बॉक्साइट है, यहां बॉक्साइट है न, यहां बॉक्साइट है, ठीक है। इन सब जगहों में क्या है, आपको बॉक्साइट है। अभ्रक कहां कहां पर है, तो अभ्रक देखिए, अभ्रक जो है ई स्टार अभ्रक है, गया, हजारीबाग, ये सब अभ्रक का पेटी है न। इनके अलावे अभ्रक और कहाँ है भैया, तो और है अजमेर, बेबर न। इन सब जब राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ भी आपको क्या है, अभ्रक है। तो ये सब आपको अभ्रक की पेटियां हैं। तो आप इस मानचित्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करके न, आप जो है
समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको एक चीज याद रखना है, लौह अयस्क का क्षेत्र पेटी मुख्य रूप से भारत में कै गो है? तो 4 गो है ना। ज्यादातर आपको पूर्वी घाट के आसपास ये जो पठारी इलाका है इसमें एक गो यहाँ पर पश्चिमी घाट में रत्नगिरी गोवा में ना। तो ये आपको लौह अयस्क का क्या है? क्षेत्र। लौह अयस्क निर्यातक पतन कौन कौन है? पारादीप, विशाखापत्तनम, मंगलुरु और मरमा गोवा है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, बाद में फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो और दिमाग में सेट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। दो खनिज में लोहा और मैग्नीज को देख लिए। अब धात्विक खनिज का जो दूसरा प्रकार है अलोह खनिज, उसमें इसको देखते हैं, को बॉक्साइट को, सीसा को, सोना को, चांदी को, ये सब आपको अधात्विक क्या है? खनिज है। भारत में तांबे का भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। क्रांतिक रूप से न्यून है मतलब कम है ना। देखिए तांबा जो है वह काफी महत्वपूर्ण धातु है, खास करके इलेक्ट्रिक उद्योग में इसका काफी क्या होता है? उपयोग होता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट का जो खदान है वह देश का 52%, ये लेकिन गलत है, मध्य प्रदेश यहाँ नहीं होगा, उड़ीसा होगा। ये गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है, बालाघाट। रुकिए थोड़ा सा हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, क्योंकि बालाघाट कैसे हो जाएगा। बालाघाट, बालाघाट कहाँ है? ये तो मध्य प्रदेश में है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ना, हम देखने लगे तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का ये डाटा है ना। मध्य प्रदेश का बालाघाट खदान जो है वह वहां पर आपको 52% तांबा उत्पन्न होता है। झारखंड का सीभूम में भी तांबा है। राजस्थान का जो खेतरी है ये भी आपको तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 52% तांबा मध्य प्रदेश के बालाघाट में, इनके अलावा झारखंड के सीभूम जिला में और राजस्थान का जो खेतरी है यहाँ पर आपको तांबा क्या है? उपस्थित है। बॉक्साइट जो है इनसे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का यह अयस्क है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है उड़ीसा में होता है। इनके अलावे झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा आपको बॉक्साइट का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन बॉक्साइट का कहां पर होता है? उड़ीसा में होता है। 65%, कितना परसेंट? 65% बॉक्साइट जो है वह उड़ीसा में खोद कर निकाला जाता है ना। भारत में बॉक्साइट का निक्षेप अमरकंटक पठार, मैकान पहाड़ी और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाई जाती है। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट का निक्षेप है। ये बातें हो गई इसके बारे में, बॉक्साइट के बारे में। यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़े पर एल्युमिनियम से बने हुक और बटन पहनना शुरू किया था और अपने खास मेहमान को एल्युमिनियम से बने बर्तन में भोजन कराता था और आम मेहमानों को सोना और चांदी के बर्तन में
भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 बरस के बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम का बर्तन एक सामान्य बात हो गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जिस समय एल्युमिनियम का खोज हुआ, नया नया चीज था, तो फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय जो है अपनी शर्ट में एल्युमिनियम का बटन लगाता था। अपने यहाँ जो मेहमान आते थे उसको एल्युमिनियम के बर्तन में वह खाना देता था, और जो आम व्यक्ति है उनको सोना चांदी के बर्तन में खाना देता था। लेकिन धीरे धीरे इनकी उपयोगिता, इनकी उपलब्धता न जब आपको जानी गई, तो कह रहा है कि 30 बरस के बाद वही एल्युमिनियम फ्रांस के भिखारियों के हाथों में सबसे ज्यादा दिखने लगा था। ठीक है, अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में हम सबसे पहले नाम लेंगे अभ्रक का। अभ्रक जो है भारत में सबसे बना है, संसार में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। अभ्रक जो है आपको बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी जो है यह अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में अजमेर के पास अभ्रक मिलता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी अभ्रक की पेटी मिलती है। उसके बाद आपको चूना पत्थर है। चूना पत्थर भी एक आपको अधात्विक खनिज, सॉरी अलोह खनिज है। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। चूना पत्थर सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में मिलता है न। देखिए, खनन जो है वह जरूरी है, लेकिन यदि इनको गलत तरीके से किया जाए तो ये आपको जो खनन उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य पर भी इनका विपरीत असर जो है पड़ता है। साथ ही साथ ये आपको पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। देखिए, भारत में आपको खनिजों के संरक्षण की जरूरत है। जो खनिज आपको अनवीकरणीय है उनका हम कम उपयोग करें, जो नवीकरणीय है उनका उपयोग करें। उनमें भी जो पुनः चक्रीय है, जिनका रिसाइकिल हो सकता है, तो उनका हमको रिसाइकिल करना चाहिए। साथ ही साथ विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खनिज एक सीमित संसाधन है और ये विकास के गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि का नाम आता है। कोयला पादप पदार्थों के मिट्टी के तक हवा से उनका संपर्क टूट जाने से कोयला का निर्माण होता है। कोयला जो है आपको अनेक रूपों में, कोयला का रूप आप सभी को पता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सब कोयला की क्या है, किस्में है। अब यहाँ पर भारत में कोयला का जो क्षेत्र है और खनिज तेल का जो क्षेत्र है और प्राकृतिक गैस का जो क्षेत्र है, इनको दर्शाया गया है। देखिए इस मानचित्र में कि कोयला भारत में आपको कहाँ कहाँ पर है, खनिज तेल कहाँ कहाँ पर है और प्राकृतिक गैस जो है कहाँ कहाँ पर है, इनको थोड़ा सा हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए, ऊपर तो कश्मीर, लद्दाख, ये सब को छोड़िए दीजिए, हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र को, वहां तो अभी खोजा ही नहीं जा सका है, जो है सो इधरे है। देख लेते हैं आपको कोयला कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले उसको
आप ये देख रहे हैं उत्तर पूर्व का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र न, ये सब जो है मिजोरम, असम, मेघालय, ये सब वाला जो क्षेत्र है ये आपको कोयला है व्हाइट कलर में। उनके बाद ये झारखंड उड़ीसा वाला जो पश्चिम बंगाल वाला जो पेटी है, जिसमें आपको रानीगंज, झरिया, बोकारो न, सिंगरौली, कोरबा, तंचर, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड वाला पेटी है, यहां पर कोयला है। उनके बाद यहां पर देखिए ये वाला जो पेटी है, यहां से यहां तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होते हुए ये वाला क्षेत्र, ये आपको कोयला का क्षेत्र है। उनके बाद कोयला कहां पर है, और थोड़ा बहुत कोयला जो है यहां पर भी है ना। तो ये सब भारत में कोयला का क्या है, क्षेत्र है। स्पष्ट दिख रहा है कि ज्यादातर कोयला जो है वह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आपको मिलता है। अब देखिए तेल कहां कहां पर है, तो जहां जहां ये रेड कलर आपको दिखाई पड़ रहा है वहां वहां पर तेल है। यहां पर चलिए आप उत्तर पूर्व में या डिगबोई, नहरकटिया, ये सब आपको तेल का क्षेत्र है असम में, उत्तर पूर्व में। उसके बाद तेल कहां पर है, तो ये गुजरात का आपको पेटी हो गया, अंकलेश्वर, हजीरा, बड़ोदरा, कलोल, झाबुआ, इस सब में आपको तेल हो गया। थोड़ा बहुत तेल यहाँ पर भी है अंता और विजयपुर में, मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। उनके बाद राजस्थान हो गया ना, राजस्थान में अंता हो गया। इनके बाद जो है तेल यहाँ पर भी है आपको थोड़ा बहुत, ई वाला जो हिस्सा है न, सोनीपत, हरियाणा, दिल्ली वाला हिस्सा, यहाँ पर भी तेल है। वही शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर भी आपको क्या है, तेल है। औरैया, जगदीशपुर, यहाँ पर भी तेल है। और अरब सागर में ये जो मुंबई हाई का क्षेत्र है, ये तेल का वैसे 3 गो मुख्य क्षेत्र है। एक ये मुंबई वाला, एक आपको ये गुजरात के अंकलेश्वर वाला, असम का डिगबोई वाला, थोड़ा थोड़ा इस सब में भी क्या है आपको तेल है। प्राकृतिक गैस काला रंग का त्रिभुज जहां जहां आप देख रहे हैं वहां वहां क्या है आपको प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का क्या है भंडार। आप लोग नेचुरल गैस के बारे में जानवे करते हैं। तो ये आपको मानचित्र के द्वारा प्रदर्शन हो गया कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों का। देखिए गेल जो है वह एक कंपनी है और यह एक राष्ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन जो है बिछाने का काम करती है। ये सब बात तो कोयला पेट्रोलियम कैसे बनता है ये पता है ही आप लोगों को न। भारत में मुंबई है, गुजरात, असम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुगरीजन इस राज्य के तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कहां पर, असम के। अब प्राकृतिक गैस ये चीज आप लोग जानवे करते हैं। इनके बाद भारत में आपको ऊर्जा संसाधन के लिए जगह जगह पर जल विद्युत केंद्र न और तापीय विद्युत केंद्र, साथ ही साथ आपको परमाणु ऊर्जा जो है उनके केंद्र भी आपको बनाए गए हैं। तारापुर में सबसे पहले आणविक ऊर्जा का केंद्र बना, उसके बाद काकरापारा, रावत भाटा न, नरोरा, ठीक है, केगा, कलपक्कम, ये सब भारत में क्या है आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाले क्षेत्र है। अब इस मानचित्र को देख करके आप सभी बताइए कि परमाणु ऊर्जा का कौन सा संयंत्र कहां पर है। यहां पर आप देख रहे हैं तारापुर है। ये तारापुर आपको किस राज्य में दिख रहा है बताइए, तारापुर किस में दिख रहा है।
गुजरात में दिख रहा है, यहाँ गुजरात ये सीमा हो गया, उससे नीचे है कोना में, तो तारापुर कहाँ दिखेगा? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये आपको ये ऐसे करके ये है, ये आपको गुजरात वाला क्षेत्र है। यहाँ पर है काकरापारा। क्या है? काकरापारा। तो काकरापारा कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कैगा। कैगा ये यहाँ पर, एक सेकेंड, ये नीचे में फिगर देख लीजिए। कैगा जो है ये आपको किस राज्य में दिख रहा है? कैगा ये वाला कौन सा राज्य है? यहाँ केरल है, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ ये तो गोवा हो गया इधर छोटा सा, ऊपर महाराष्ट्र। तो कैगा कहाँ पर है आपको? कर्नाटक में। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। ये सब ऐसा जगह है जहां पर आपको नाभिकीय रिएक्टर स्थापित करके नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आप देखते हैं काकरापारा गुजरात में, तारा महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में। यहां पर देखिए कलपक्कम है। कौन सा है? कलपक्कम। कलपक्कम ऊपर में है आपको कौन सा? आंध्र प्रदेश, इधर से केरल, यहां पर कलपक्कम है। तो कलपक्कम कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहां हो जाएगा? तमिलनाडु। अब ये यहां पर आपको रावत भाटा है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसे करके गुजरात के बगल में पश्चिम साइड में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? तो आप कहिएगा ये कौन राज्य है? राजस्थान। वहां पर है रावत भाटा। इन नरोरा आपको स्पष्ट दिख रहा है, कहां पर है? यूपी में है ना। तो ये सब आपको भारत के आणविक ऊर्जा के क्या है? केंद्र है। ठीक है। देखिए, गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी भारत से जोड़ने का काम किया है। परमाणु ऊर्जा संसाधन के रूप में पवन ऊर्जा, करिय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सब के बारे में आप लोग पहले भी विज्ञान में पढ़े हैं, इसलिए इन पर हम समय खर्च नहीं करेंगे। अब जो है एक बार शॉर्ट रिवीजन में हम एक पीडीएफ जो है आप सभी के ग्रुप में डाले हैं। ठीक है। ये तो एनसीईआरटी की बातें हो गई। ये भी जो पीडीएफ है या आपको खनिजों के बारे में है। खनिज क्या है? भूगर्भ की खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से आसानी से कम खर्च पर प्राप्त हो सकता है उसको हम अयस्क कहते हैं। भारत में खनिजों के विकास और सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्था है। एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा है आपको भारतीय खनन ब्यूरो, भारतीय खनन ब्यूरो। ये दो संस्था है जो भारत में खनिजों की खुदाई और विकास के लिए उत्तरदायी है। भारत में सभी प्रकार के खनिजों को यदि मिला दिया जाए तो सबसे अधिक खनिज का उत्पादन
राजस्थान में होता है। सब प्रकार का खनिज आप मिला देंगे ना ओवरऑल, तो आपको मैक्सिमम खनिज का उत्पादन 17% राजस्थान में, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है 14%, और तीसरे स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश है 13%। उड़ीसा 14, राजस्थान 17, आंध्र प्रदेश 13%। ये ओवरऑल सभी खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से भारत के 3 राज्य जो हैं अवरोही क्रम में हो गए। इनके बाद जो है भारत में आपको तांबा जो है वह सबसे अधिक भंडार इसका मध्य प्रदेश में है ना। तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में और दूसरे स्थान पर राजस्थान है, लेकिन सुरक्षित भंडार जो है राजस्थान में ज्यादा है। राजस्थान का ठेकरी, झुंझुनू, अलवर ये सब आपको तांबा का उत्पादक है क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का बालाघाट तांबा 52% तांबा का उत्पादन करता है। दुनिया में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन चिली देश में होता है। हीरा जो है यह एक अधात्मिक खनिज है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। भारत में हीरा का सबसे अधिक भंडार मध्य प्रदेश में है। दुनिया में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन रूस में होता है, लेकिन भंडार सबसे ज्यादा किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में होता है। भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में हीरा पाया जाता है। सोना भी हम लोग नहीं पढ़े थे। भारत में सोना का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है आपको कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के कोलार की खान और हट्टी की खान, ठीक है, ये आपको सोना उत्पादन के लिए फेमस है। इनके बाद चांदी आपको राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलता है। राजस्थान का जवार खान जो है वह चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावे शीशा भी आपको राजस्थान में ज्यादा मिलता है। जिप्सम भी आपको राजस्थान में क्या होता है, ज्यादा मिलता है। टीना जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिलता है। अभ्रक सबसे ज्यादा जो है वह आपको कहां पर है, इसमें कुछ डाटा इसमें भी गलत दिया हुआ है, फिर भी एक नजर में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी द बेस्ट ना, ये आपको बातें इसमें दी गई है। चलिए हम आप लोगों से अब प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, तो फिर सारी चीजें आपके दिमाग में रीन्यू हो जाएगी। समझ रहे हमारी बातों को? चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन। पहला प्रश्न है, इनमें कौन लौह खनिज का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा निकेल, चौथा मैग्नीज, पांचवा तांबा। लौह खनिज का कौन उदाहरण नहीं है? तांबा, बिल्कुल। लोहा, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज 25, 26, 27, 28 परमाणु संख्या। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये आपको लौह खनिज है। इनके अलावे जो भी धातु है, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब, सीसा, जस्ता, ये सब आपको अलोह खनिज है, लेकिन धात्विक खनिज में ये सब आ जाएगा। अच्छा, दुनिया में अभी तक कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की गई है? बिल्कुल 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की गई है। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में जितनी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उसका कितना % आपको खनिज की आवश्यकता होती है? बिल्कुल 0.3%। ठीक है। अच्छा, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा कहाँ पर मिलता है? किस तरह से इनका निर्माण होता है? आग्नेय और अपसादित चट्टानों की दरारों में यह तरल और गैसीय रूप में जम गई है। दूसरा, यह अपसादित चट्टानों में परत इनका पाया जाता है। क्या होगा इनका आंसर? पहला ऑप्शन होगा। ठीक है। अपसादित चट्टान में परत के रूप में आपको कोयला, पेट्रोलियम ये सब पाया जाता है। ठीक है। प्लेसर निक्षेप के द्वारा सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम जैसी खनिजों का जो है निर्माण होता है प्लेसर निक्षेप के द्वारा। ठीक। समुद्र का जल जो खारा होता है उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला, नदियों के द्वारा लाया गया जल, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में लोहांश की दृष्टि से कौन सा अयस्क उत्तम है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में लोहा के प्रतिशत मात्रा की दृष्टि से मैग्नेटाइट उत्तम है, साथ ही यह चुंबकीय भी होता है। ठीक है। भारत में लौह अयस्क की जो पेटी है वह कितनी है? चार पेटियां है लौह अयस्क का ना। लौह अयस्क का कितना पेटी? 4 पेटी। एक आपको वहां पर झारखंड उड़ीसा में, दूसरा छत्तीसगढ़ साइड में, तीसरा कर्नाटक साइड में और चौथा गोवा का रत्नगिरी। 4 गो आपको क्षेत्र है। इसमें आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, मात्र ये 4 राज्य मिलकर के 97% लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। कर्नाटक का जो बेलाडीला नाम का पहाड़ी है पश्चिमी घाट में, वह किसके उत्पादन के लिए फेमस है? बेलाडीला। बेलाडीला यह आपको लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है। भारत में लौह अयस्क का निर्यात किन किन बंदरगाहों से होता है? तो गोवा वाला लौह अयस्क तो मरमा गोवा से चले जाता है ना। इनके बाद जो है आपको वहां से चले गया ये कर्नाटक वाला जो लौह अयस्क सब है ना, कर्नाटक वाला और थोड़ा बहुत आंध्रा वाला, ये कहाँ से जाएगा? तो बंगलोर बंदरगाह से जाएगा। ये जो आपको छत्तीसगढ़ वाला है, उड़ीसा वाला है, ये सब आपको विशाखापत्तनम से जाता है। झारखंड वाला जो है ये पारादीप से होकर के जाता है। एक टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितना केजी मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 केजी। ठीक है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश करता है ना। बालाघाट, बालाघाट एक आपको जगह है जहां पर तांबा का खान है। कितना प्रतिशत तांबा देश का वहां से उत्पादित होता है? बालाघाट से
बालाघाट मध्य प्रदेश का तांबा का खान है। यहां से 52% तांबा का क्या होता है, उत्पादन होता है। राजस्थान का खेतरी और झारखंड का सीभू भी तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है जिससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट सबसे ज्यादा उड़ीसा उत्पादित करता है। बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है? उड़ीसा उत्पादित करता है। अच्छा, मेघालय जैसे राज्यों में जो आपको खनिजों की खुदाई आम व्यक्ति करते हैं संकीर्ण छिद्र करके, उसको क्या कहा जाता है? किस तरह की खुदाई उसको कहा जाता है? रैट होल। क्या कहा जाता है? रैट होल। जैसे सोना चांदी है, ये भूमि के ऊपरी सतह में ही आपको मिलती है ना, तो इनका जो खनन है वह कौन सा खनन कहा जाता है यदि कम गहराई तक खनन किया जाता है? विवृत खनन। कौन सा खनन? विवृत खनन। और यदि अधिक गहराई का कुआं करके खनिज निकाला जाए तो उसको कूप खनन कहते हैं। अच्छा, अभ्रक जो है सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है भारत में? गया, हजारीबाग का जो पेटी है, यहां पर अभ्रक कोडरमा गया हजारीबाग, कोडरमा गया हजारीबाग न। इनके अलावे राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला भी अभ्रक का उत्पादन करता है। चूना पत्थर के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? चूना पत्थर में पहले स्थान पर जो है आपको राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। तमिलनाडु के नेबेनी में कौन सा कोयला मिलता है? निम्न किस्म का कोयला लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में इसका बहुत बड़ा भंडार है। झारखंड उड़ीसा सब में जो कोयला मिलता है वह बिटुमिनस और एंथ्रासाइट होता है। चलिए, और भी चीजें हैं। अब हम भी जो है थक गए हैं। आप लोग एक बार एक नज़र में इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो और बातें आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है।